समस्तीपुर नाम का गांव था जहां लखन डाकिया का काम करता था। लखन को पूरे गांव में लोग जानते थे क्योंकि लोग हमेशा खत लेने के लिए लखन का इंतजार किया करते थे। वो पढ़ा लिखा भी था। तो एक दिन जब वो गांव में खत बांट रहा था तभी एक औरत घर के दरवाजे पर आकर आवाज लगाती है, ओ डाकिया, ओ लखन डाकिया, यहाँ आओ। लखन उस औरत के पास जाता है। जी, आप मुझे बुला रही थी? क्या आपको किसी के खत का इंतजार है? रुक जाइए, अभी ढूंढ कर देता हूँ। खत का इंतजार नहीं बल्कि खत भेजने का इंतजार है जिसमें सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैं लिख नहीं सकती, आप ही मेरी मदद कीजिए खत लिखने में। बहन जी, मैं डाकिया हूँ। मैं सिर्फ खत आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ। खत लिखना मेरा काम नहीं है। भैया कृपया मेरी मदद कीजिए ना, ये बहुत जरूरी है। अगर ये खत मेरे प्रेमी तक नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, शब्द मैं बताऊंगी, आपको सिर्फ लिखना है। अब ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ। लखन उस औरत की बात मान लेता है और वो औरत लखन को पेन और कागज लाकर देती है। लखन उसका खत लिखना शुरू करता है। बोलिए, क्या लिखना है? मेरे प्रिय आशिक, आखिर तुम कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आखिर मुझ में कमी क्या थी? सिर्फ खाना ही तो नहीं बना पाती थी और क्या? बाकी सब तो मैं कर ही लेती थी ना। मुझे पता है तुमने शहर में जाकर किसी शालिया नाम की लड़की से शादी कर ली है। फिल्म करने के बाद तुम मुझे भूल ही गए। अब गाँव आओ, बस तुम्हारा इंतजार है मुझे। तुम्हारी शादी को मैं अनदेखा कर दूंगी, बस लौट आओ मेरे पास। शालिया? कहीं सुना सुना सा नाम लग रहा है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि ये खत किसके नाम भेजना है? ये खत मुझे मेरे आशिक अम्मी कपूर को भेजना है जो मुंबई में रहते हैं। अम्मी कपूर? ये भी कहीं सुना सुना सा नाम है। सुना तो होगा ही तुमने, फिल्म में बड़े स्टार जो है मेरे आशिक। अच्छा ये खत भेज दो, इसका कोई जवाब आए तो तुरंत मेरे पास वो खत लेकर आ जाइएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। अभी मैं चलता हूँ। लखन अपने दफ्तर पहुंचा जहां उसका दोस्त शिवम भी होता है जो खतों को समेट रहा था। शिवम लखन को देखकर कहता है, अरे लखन, आज तो बहुत जल्दी आ गए तुम। जब शिवम लखन से ये सवाल करता है वैसे ही पीछे से एक बूढ़ी औरत दफ्तर पर आ जाती है और शिवम से बोलती है, बेटा मेरा खत पहुंचा दो, मेरी पोती मेरे बिना नहीं रह सकती है, कृपया करके ये खत समस्तीपुर पहुंचा दो। अम्मा जी, हम ये खत नहीं पहुंचा पाएंगे। ये सुनकर लखन शिवम से कहता है, क्यों नहीं पहुंचा सकते ये खत समस्तीपुर में? उस गांव में तो तुम ही लोगों को खत पहुंचाते हो। अम्मा जी अपने बेटे को खत पहुंचाना चाहती हैं, मगर खत में उसके बेटे का कोई पता नहीं है। और समस्तीपुर इतना बड़ा है, मैं अम्मा जी के बेटे को कहाँ ढूंढता फिरूं? मुझे और भी खत लोगों तक पहुंचाने हैं ना। लखन उस बूढ़ी औरत से सवाल पूछता है, अम्मा जी क्या बता सकती हैं कि आपका बेटा समस्तीपुर में कहाँ रहता है? मेरे बेटे रोहन को समस्तीपुर में लोहे बेचने की दुकान डालनी थी तो मैंने अपने घर को गिरवी रखकर उसे पैसे दिए थे। हम एक दूसरे से चिट्ठियों से बात किया करते थे, मगर एक दिन मेरी बहू और पोती दोनों घर से ये कहकर चली गईं कि वे समस्तीपुर रोहन से मिलने जा रही हैं और उस दिन के बाद से मुझे कोई खत नहीं आया है। मेरी मदद कर दो बेटा, ये खत उस तक पहुँचा दो। आप चिंता मत कीजिए अम्मा जी, ये खत मैं आपके बेटे तक पहुँचा दूंगा। ये सुनकर शिवम लखन से कहता है, तुझे पता है ना समस्तीपुर कितना बड़ा है? कहाँ और कैसे ढूंढेगा? मैंने सुना है ढूंढने से भगवान भी मिलते हैं, और ये तो बस इंसान है। एक काम कर, समस्तीपुर के सारे खतों को मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा। तुम खोईपुर में खतों को लोगों तक पहुंचाओ। मैं समस्तीपुर जाकर इसके बेटे को भी ढूंढूंगा और ये खत उसके पास तक पहुंचा दूंगा। ये बात सुनकर वो बूढ़ी औरत लखन से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को ढूंढ निकालूंगा। वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और शिवम लखन से कहता है, जरा देख तो खत में क्या लिखा है। हम डाकिया हैं, डाकू नहीं कि किसी के भी खत को खोलकर उसके लिखने वाले की बातें चुराएं। लखन अगले दिन समस्तीपुर में खतों को लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। और जब भी वो लोगों को खत देता उनसे पूछता। वो एक आदमी से रोहन के बारे में पूछ रहा है। आपने किसी रोहन के बारे में सुना है जो लोहे का व्यापार करता हो? सुना तो है डाकिया जी, मगर याद नहीं आ रहा। कल आइए, कल बताता हूँ। हैं? ठीक है, कल बता दीजिएगा। लखन पूरे दिन रोहन के बारे में लोगों से पूछता है, मगर उसे वो कहीं नहीं मिलता।
अगला दिन आता है और लखन एक बार फिर समस्तीपुर में रोहन के बारे में पूछने उस आदमी के पास जाता है। भाई साहब, कुछ याद आया? आपने कहा था कि कल बताऊंगा। लो, आ गया मैं। अब बताइए, रोहन कहाँ रहता है? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ। आदमी सोचने लगता है और लखन को जवाब देता है। मुझे याद आ गया भाई कहाँ रहता है, मगर मैं तुम्हें कल अच्छे से याद करके बताऊंगा। अरे बोलो ना, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लखन वहां से चला जाता है और अपने गांव लौटता है। तभी उसे गांव के किनारे एक घर दिखाई देता है जो काफी खूबसूरत था। लखन वहां पानी मांगने जाता है। कोई है क्या? मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? दरवाजा एक आदमी खोलता है। हाँ भाई, बोलिए, क्या चाहिए आपको? भाई, एक गिलास पानी चाहिए था। वो आदमी अंदर जाकर लखन के लिए एक गिलास पानी लेकर आता है। लखन पानी पीते पीते उस आदमी से पूछता है। पानी के लिए शुक्रिया। आप किसी रोहन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? हाँ, मैं ही रोहन हूँ। बोलिए डाकिया जी, कोई खत आया है मेरे लिए? आप ही रोहन हैं। मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। मैं आपकी माँ का भेजा हुआ खत लाया हूँ। क्या? मेरी तो कोई माँ नहीं है। क्या? माँ तो सबकी होती है ना, तो फिर आप इस दुनिया में कैसे आए? मेरा मतलब है, मुझे अपनी माँ से कोई लेना देना नहीं है। वो खोईपुर में डॉक्टर हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश हूँ। मगर उन्होंने तुम्हें यहाँ लोहे का व्यापार करने के लिए भेजा था, वो भी अपना घर गिरवी रखकर। उससे तुम्हें क्या करना है? जाओ यहाँ से। और ये खत मुझे नहीं चाहिए, तुम ही रख लो ये खत। रोहन अपना दरवाजा बंद कर देता है। अपने गांव लखन लौट आता है, जहां डाकघर पर रोहन की माँ लखन का इंतजार कर रही थी। लखन बेटा, क्या मेरा बेटा रोहन तुझे मिला? बोल बेटा, मिला क्या? पता नहीं मेरे बेटे और उसके परिवार का क्या हाल होगा। अम्मा जी, मुझे वो लोग समस्तीपुर के किनारे बसे एक आलीशान घर में मिले। क्या वो लोग ठीक तो है ना बेटा? कैसे हैं वो लोग? मेरी पोती कैसी है? लखन सारी बातें रोहन की माँ को बताता है। अंत में उसने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि मेरी माँ डॉक्टर है, वो खुद अपना ध्यान रख लेंगी। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे के लिए? बेटा, मुझे उसके घर ले चल। मुझे बस एक बार अपनी पोती को देखना है। ठीक है माताजी। लखन अगले दिन रोहन की माँ को समस्तीपुर में रोहन के घर ले जाता है। मगर जैसे ही वो लोग उस घर के पास पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि रोहन खुद उनके पास रोते हुए भागा चला आ रहा है और अपनी माँ के पास आकर, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बेटी और आपकी पोती पीहू आपको बहुत याद कर रही थी। उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। माँ, मेरी मदद कीजिए माँ। क्या हुआ मेरी पोती को? चलो, मुझे मेरी पोती को देखना है। रोहन अपनी माँ को अपने घर ले आता है और साथ में लखन डाकिया भी जाता है। जैसे ही वो लोग घर में पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि रोहन की बेटी पीहू बिस्तर पर बीमारी की हालत में लेटी है और रोहन की पत्नी उसके सिर पर गीला रुमाल रख रही है। जैसे ही रोहन की पत्नी अपनी सास को देखती है, वो अपनी सास से माफी मांगने लगती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, हम लोग लालच में आ गए थे, इसलिए आपका घर गिरवी रखकर सारे पैसे लेकर यहाँ इस आलीशान घर में आ गए। मगर जब से हम यहाँ आए हैं, पीहू की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हट जाओ, मैं अपनी पोती का इलाज करती हूँ। पीहू की दादी पीहू के पास जाती है। बेटा, तुम्हारी दादी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी दादी की आवाज सुनकर पीहू अपनी आंखें खोलती है। दादी, आप आ गई। दादी, आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये देखकर रोहन, उसकी पत्नी और लखन डाकिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लखन रोहन से कहता है, जिनके पास होता है उन्हें उसकी कदर नहीं होती, मगर जिनके पास नहीं होता वो दूसरों की माँ को भी
अपनी माँ ढूंढ लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लखन। रोहन की माँ लखन के पास आती है और उससे कहती है, तुम्हारी माँ नहीं है ना, चिंता मत करना, आज से मैं तुम्हारी भी माँ हूँ। जब मन करे मेरे घर आ जाया करना। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। लखन अपने बैग से खत निकालकर अपनी माँ को देता है। ये लीजिए माँ, ये खत आप खुद ही रोहन को दे दीजिए। अब उसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये खत एक माँ ने अपने बेटे के लिए लिखा था, इसलिए ये खत तुम ही रख लो। लखन वहाँ से चला जाता है और अपने गांव खोईपुर के डाकघर में आता है। उसके हाथ में अभी भी वो खत था। शिवम भी वहीं खड़ा था। लखन सारी बातें शिवम को बताता है, जिसे सुनकर शिवम लखन से कहता है, अब तो पढ़ सकता है तू ये खत, मुझे दिखा, ये अम्मा जी ने अपने बेटे को क्या लिखा है। लखन वो खत खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। बेटा, कई दिनों से तेरा कोई खत नहीं आया, इसलिए परेशान हूँ। मैं तेरी माँ जो ठहरी, अगर किसी काम में परेशानी हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। मैं तेरी माँ जो ठहरी, अगर कभी ऐसा लगे कि जिंदगी मुश्किल हो रही है तो मुझे याद करना और मेरे पास आ जाना। तेरे लिए मैं बहुत सारी चीजें खाने के लिए बनाऊंगी। आखिर मैं तेरी माँ जो ठहरी, कोई तेरा साथ दे या ना दे, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगी। आखिर तू मेरा बेटा जो ठहरा। ये खत पढ़कर लखन और शिवम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दूसरी ओर रोहन की बेटी भी ठीक हो जाती है। रोहन अपने परिवार को लेकर वापस अपनी माँ के पास रहने आ जाता है। लखन जैसा डाकिया हम सभी की जिंदगी में एक आशीर्वाद के रूप में होता है। क्यों ना हम भी लोगों की वैसे ही मदद करें जैसे लखन डाकिया ने उस बुजुर्ग औरत की। हमें भी किसी की जिंदगी में लखन डाकिया जैसा बनना चाहिए।